प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं दोस्तों, उन्हीं में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की कर रहे हो या फिर आरपीएफ की कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो परफेक्ट है ये वीडियो। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक बात बता दूं दोस्तों, हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। यहाँ पर क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी पर का संबंध है जिस पर का दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी कहने का मतलब ये है कि कविता का संबंध जैसे छंद से वैसे पुस्तक का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए जो रिलेशन लेफ्ट साइड रहेगा कविता और छंद, लेफ्ट साइड में क्या है दो शब्द कविता और छंद, उनमें किस टाइप का रिलेशन है हमें बस वही देखना है। तो कविता छंद कुछ समझ में आ रहा है, जो कविता होती है वो छंद से बनती है, यानी कि कई छंदों को मिला करके कविता का निर्माण होता है। ऐसे पुस्तक का जो निर्माण होता है वो किसको मिला करके होता है, जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो तो पुस्तक उन्हीं से बन रही है। तो ये हमें सोचना उस टाइप से और ऑप्शन में चेक करना है। कहानी नहीं, कहानी तो एक ही रहेगी। पृष्ठ, हाँ कई पृष्ठ मिलेंगे तो पुस्तक बन जाएगी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन परफेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी वही चीज़ है। देखिए अभी पीछे जो है सेम है, संबंधे का चिन्ह दिख गया, समझ जाइए कि वही लॉजिक काम करेगी। यहाँ पर चूंकि 4 के बजाय 6 दे दिया है तो इसको ऐसे सोचिए, शुगर का संबंध जैसे 11 से, पायलट का संबंध जैसे 12 से, तो होटल का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले को चेक करेंगे, अपनी ट्रिक जो भी कंसेप्ट वगैरह जो भी आपको आता है लगाइए, यहाँ पर लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए टू जेड इस टाइप के क्वेश्चन में, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में ए टू जेड 1 से लेकर 26 तक जो नंबर है वो आपको अगर याद है तो मामला भी सिलट जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एस को उठा लेता हूँ, इस 19 पे उसकी नंबरिंग कर देता हूँ, प्लस बनाऊंगा क्योंकि मुझे जोड़ना है। यू आपका 21 पे होता है, 21 हमने लिख दिया। फिर जी है, जी आपका कितने पे होता है, 7 पे होता है, 7 मैंने लिख दिया। ए 1 पे और आर 18 पे। ये आपकी नंबरिंग हो गई किसकी, शुगर की मैंने नंबरिंग कर दिया। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 8 1 9 9 7 16 16 1 17 17 और 9 2 तो आप कहेंगे कि 26, 2 1 3 3 2 5 1 6 66 आ रहा है, लेकिन हमें तो 11 लाना है। मामला सेट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जब कहते हैं कि सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो, बस वही काम कीजिए। अब अपना दिमाग टेढ़ा लगाइए कि 66 को हम 11 आखिर बना कैसे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर हम 66 में 6 से भाग देते तो 11 बन जाएगा। देखिए अब जो भी लॉजिक इसमें अप्लाई किए हैं हम पायलट में चेक कर लेंगे कि क्या ये लॉजिक सही है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पे अप्लाई करके अपना आंसर लाएंगे। जैसे पायलट में अगर देखते हैं तो पी आप कहेंगे 16 पे होता है और प्लस बनाएंगे, आई 9 पे होता है, उसके बाद एल 12 पे होता है, उसके बाद ओ 15 पे होता है, उसके बाद टी आपका 20 पे होता है। हो गया काम। चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं, 5 2 7 7 9 7 16 16 और दोस्तों 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 22 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दो है आपका कैरी, 2 2 4 1 5 1 6 6 1 7 72 हो गया। अब सेम 6 से भाग इसमें भी देना है, कोई अलग संख्या से मत भाग दे दीजिएगा। तो 6 से भाग देंगे 12 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है, 12 आ चुका है। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप यही लॉजिक कंसेप्ट लगा करके इसका आंसर आपको कमेंट करना है ताकि मुझको पता चले कि कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर वही चीज़ है, बस क्वेश्चन को बदल रहा है। देखिए हर हाल में इस टाइप के शब्द एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी, अक्षर एनोलॉजी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने 100% लिख करके ले लीजिए। हर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 3 का संबंध जैसे 12 से 25 का 78 से 21 का यहाँ पे किससे होगा। तो 3 से 12 आप कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए। चलिए बात तो सही है। देखिए स्क्वायर जब भी करें तो आगे के भी पैटर्नों को चेक कर लीजिए। जैसे 25 से इसका स्क्वायर करेंगे बहुत ज़्यादा संख्या 625 बनेगी, जो कि 78 से कहीं कोसों दूर है, तो हम स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हमें देखिए यही सब चीज़ें लेकर के चलना है, प्लस माइनस गुणा स्क्वायर भाग क्यूब, यही सारी चीज़ें इसमें काम करती है ट्रिक। तो उस हिसाब से हम चलेंगे कि पहले आपको चेक करना है कि स्क्वायर लगेगी, क्यूब लगेगी, गुणा लगेगी, भाई आखिर लग क्या रही है। तो हम क्या करते हैं, एक और काम कर देते हैं, गुणे के रूप में चेक कर लेते हैं। जैसे 3 में मैं अगर 3 का गुणा कर दूँ और इसी 3 को फिर जोड़ दूँ, 3 3 के 9 3 12 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात सही है। फिर यहाँ पर 25 आ गया, दूसरे स्टेप, इस स्टेप को देखते हैं। 25 में मैं अगर 3 का, देखिए 3 का इसमें भी गुणा किया, 3 जोड़े, इसमें भी 3 का गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो 25 3 75 3 78 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। यानी 21 में भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो देखिए तो कितना हो गया, 21 3 दोस्तों 63 3 66 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है, लेबरर को 8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में जोसेफिन का कोड क्या होगा। क्या कह रहा है, जोसेफिन। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा अड़पिछा सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं अगर जूनियर को उठाकर उसी नंबरिंग कर दूँ, जैसे जे होता है 10वें पे, ठीक है, यू आपका 21 पे होता है, एन अगर आप 14 पर रख दें, आई आप 9 रख दें, ओ 15 रख दें, आर 18 रख के जोड़ें, हमें 6 लाना ही लाना है। तो 8 5 13 13 9 22 22 4 26 1 27 7 हो जाएगा।
6 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ चुका है। कोई ऐसा जो संख्या नहीं है जिसका गुणा भाग करने पर लास्ट में 7 आ जाए, वो भी 6 के गुणक के रूप में। तो यहीं से मामला फेल हो रहा है, फिर भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 2, 2 1 3, 2 5 1 6, 6 इसमें का कैरी 1 आया था ना कि 2 आया था, 1 आया था, 6 1 7, 77। देखिए 77 से हम 6 नहीं बना पाएंगे। 11 से अगर भाग देते तो 7 बनेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक काम नहीं करेगी। देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना कि बहुत आसान ट्रिक होती है, लेकिन हमारा माइंड उधर नहीं जाता। होता क्या है, हम तो जो किए रहते हैं उधर ही दिमाग जाता रहेगा कि ये कर लें, वो कर लें, गुणा वाला ट्रिक लगा लें, स्क्वायर वाली लगा लें, प्लस वाली लगा लें, माइनस वाली लगा लें। लेकिन जो मेन चीज़ है जिस बिना पेन और पेपर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक तो समझ में नहीं। और वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। यहाँ पर देखिए जूनियर में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है वो हमें चेक करना है। जैसे J1, U2, N3, I4, O5, R6। अल्फ़ाबेट की संख्या 6, उसके बदले 6 लिखा है। लेबरर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ाबेट की संख्या 8 लिखा है। तो जोसेफन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अल्फ़ाबेट की संख्या 9। बस आपका आंसर हो गया। क्या हो, कुछ था इसमें? नहीं था। नेक्स्ट, ये भी बिना पेन और पेपर का है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। तो देखिए करघा, करघा आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता दूं। जो बुनकर मतलब बुनकर टाइप के होंगे जो बच्चे, यानी उनका काम होगा बुनाई वाला, तो वो जानते होंगे करघा बुनाई वाला काम होता है। इसमें कपड़े तैयार होते हैं करघा से। बाकी हल ट्रैक्टर आप जानते हैं, ट्रैक्टर के बारे में, हल जो जोतने वाला ट्रैक्टर, और सीड ड्रिल बीज बोने वाला जो ड्रिल होता है। ये 3 चीज़ें जो ऐसी हैं, ये तीनों चीज़ें किसान से रिलेटेड है, खेती वाले काम में यूज़ होती हैं। तो ये तो एक जैसी है, लेकिन करघा जो है ये आपका बुनाई वाला काम है, तो ये अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट। इसमें जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर उस टाइप की अगर अच्छी तैयारी है तो इस क्वेश्चन को आप हवा, और वैसे भी उसको भी तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि उससे भी क्वेश्चन उठाता ही, आप जानते हैं। नेक्स्ट, अगला कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी यहाँ पर क्या आएगी। इसमें भी वही काम करना है कि हम देखना है कि किस तरीके के पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये स्क्वायर के रूप में बढ़ रहे हैं, प्लस के रूप में बढ़ रहे हैं, माइनस के रूप में, क्यूब के रूप में, किस रूप में। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर स्क्वायर वाला फॉर्म लगा, ये गुड़े वाला लगा लेते हैं। जैसे 10 से 132 बनाने में आप कहेंगे 10 में 3 का गुणा कीजिए, 13 का, 13 10 में 130 प्लस 2 कर दीजिए, आप कहेंगे कि 132 तो आ ही जाएगा। चलिए अब 132 में 13 का गुणा करेंगे 234 के आसपास, क्या बहुत आगे फटकेगा, यानी कि इससे कोसों दूर हो जाएगा मामला। तो गुणा वाला न लगा करके जोड़ वाला लगाएं। जब ज़्यादा मामला फर्क हो, अब स्क्वायर की तो बात ही छोड़ दीजिए, 132 का स्क्वायर तो किसी को आता भी नहीं होगा, फिर वो ट्रिक लगानी पड़ेगी जो मैं एक आध वीडियो में बताया हूँ, जा करके बात कर लीजिएगा स्क्वायर वाली ट्रिक। अब यहाँ पर 10 और 132 आप बनाएंगे तो 10 में कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे कि 122 ही ना, 122 मैं प्लस करता हूँ तो क्या होगा 132। 132 से 234 आप कहेंगे कि 102 मैं प्लस करता हूँ तो आपका कितना होगा 132 से 234। 234 से 318 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो घटा लेते हैं, 4 4 8 84 प्लस करूँगा। अब आगे मिसिंग है, हमें पता नहीं, और आगे 440 आ गया, उसके पैटर्न को भी हम नहीं पता कर पाएंगे जब तक ये नहीं आएगा। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, अब फिर हम देखते हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, फिर एक और पैटर्न में चलेंगे नीचे। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे कि प्लस नहीं हो रहा बल्कि माइनस हो रहा है, इसमें तो माइनस 20 हो रहा है, और यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 16 2 18 माइनस 18 हो रहा है। यहाँ पे दो का अंतर है। फिर एक पैटर्न में चलिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, यानी कि यहाँ पे -16 होना चाहिए। इस हिसाब से चल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या सही है कि नहीं, यानी फिर नेक्स्ट स्टेप में -14 होना चाहिए। चलिए पहले 16 का चेक करते हैं, तो 84 है, 84 में -16 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे 78, 10 घटाएंगे 68, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस 68 होना चाहिए। प्लस 68 का मतलब 318 वाला जो स्टेप है इसमें हमें प्लस 68 करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये आपका 386 आएगा। 386 अगर हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 386 यहाँ पे आ गया, तो 386 से 440 बना के हम ये भी पैटर्न चेक करें। ऑप्शन में तो दिया हुआ 386, डी पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न भी चेक कर लेंगे कि हमारी लॉजिक सही है कि नहीं। वैसे ऑप्शन में आ गया तो एग्जाम में मत कीजिएगा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 386 है। अब यहाँ पे 68 में -14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि +54 आएगा। 68 में -14 करना है, 16 किए 14 किए। अब 54 को क्या करेंगे, 386 में जोड़ लेते हैं तो 6 10 हो जाएगा, 8 5 13 14 हो जाएगा, 440 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम सही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग अल्फाबेट और मिसिंग संख्या, दो चीज़ें इसमें गायब कर दिया, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। चलिए फटाफट उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले हम करेंगे कि अल्फाबेट को चेक करेंगे। ZXVT को उठाएंगे, ZXVT नंबरिंग कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। 26, X का 24, V का 22, T का 20, और ये मिसिंग है। यहाँ पर देखिए 26 से 22 -2, 26 से 24 न था, -2, 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, यानी -2 का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट 18 होगा। 18वें नंबर पर कौन आता है, आप कहेंगे कि R आता है।
आर सिर्फ एक ही में है, सी में है, तो सी पे टिक लगा देंगे। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। टाइम ऐसे बचाई जाती है, कुछ ऑप्शन पे भी आपका दिमाग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तब आप टाइम बचा पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और टाइम बचाना आप जानते हैं कि आप अगर 1 मिनट बचा लेते हैं तो आप कई हज़ार बच्चों से आगे रैंक में पहुँच जाएंगे 1 नंबर से। तो एक एक सेकेंड की वैल्यू समझिएगा एग्जाम में बैठ गए तो। अब यहाँ पर 18 तो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आर यहाँ पर भी दे देता तो हर हाल में संख्या को चुनना ही पड़ता, चेक करना ही पड़ता। तो यहाँ पर संख्या वाला फिर उठा लेते 1 4 9 16। एग्जाम में मत कीजिएगा ऐसा, अगर जब डबल रहेगा तब कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता देता हूँ कि एग्जाम में अगर आ गया और दोस्तों दोनों चेक करना पड़ गया तो कैसे आप चेक कर पाएंगे। जैसे 1 4 9 16, जैसे अभी सीरीज वाला क्वेश्चन किए थे ना कि कैसे निकलेगा, वैसे ही चेक कर लीजिए। यहाँ पर प्लस वाले के इससे चलते हैं तो 1 4 9, प्लस वाले क्या करेंगे चल के। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते हैं तो इसमें तो सब परफेक्ट स्क्वायर ही दिख रहा है। 1 दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 4 दिख रहा है 2 का स्क्वायर, 3 9 का 9 दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 16 दिख रहा है 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 का स्क्वायर, 25 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं संख्या वाले में, ठीक है। ऑप्शन सी ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं तो 25 ही 25 आ ही गया। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी, यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इसको थोड़ा सा सोचिए ऐसे कि पहली संख्या जैसी कौन सी संख्या दिख रही है, पहली आकृति जैसी कौन सी आकृति दिख रही है। ये वाली तो नहीं दिख रही है क्योंकि ये आयत में बना दिया, ये जो है ऐसे आयत में बनाया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वर्ग बना दिया पतंगा टाइप। लेकिन दूसरा छोड़ करके तीसरे पे जाएंगे तो ये आयत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम इस आकृति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग ये लगाना जैसे और सब में क्या देखना था कि पहले का संबंध जैसे दूसरे से है वैसे तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा। लेकिन हम ऐसे सोच लेते हैं पहले का संबंध जैसे तीसरे से है दूसरे का चौथे से कैसे होगा, ठीक है, बस हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए ये आयत जो है डायरेक्शन इसका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है आयत में, बस उसके अंदर का जो फिगर है वो क्या कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा तो ये इसके अंदर जो त्रिभुज ऐसे था वो त्रिभुज की आकृति ऐसे हो गई, और जो यहाँ पर सर्किल था वो घूम करके यहाँ पर आ गया, यानी कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। देखिए तीसरी फिगर आकृति में सेम यहाँ पर भी वही करना है कि ये आपका पतंगा जो है वो तो पतंगा टाइप रहेगा ही वर्ग, लेकिन जो उसके अंदर ये त्रिभुज है वो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ये आपकी कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी यूं, और ऐसी आकृति जो कि आपकी ए में दिख रही है और एक इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में ए दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। देख रहे हैं आप रेलवे का एग्जाम हो रहा है उसमें भी पूछ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें तो 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है और कुछ रहता नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर ही निपटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी प्रश्नवाचक। यहाँ पर देखिए आकृति वाला जितना भी क्वेश्चन हो आकृति वाला ध्यान दीजिएगा, उसमें जहाँ पर गायब रहे संख्या सेम पोजीशन पर अन्य आकृति में हम संख्या को चेक करेंगे कि 5 और 3 है ना, ये आई कैसे है, बस वही चेक कर लेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ करना नहीं इसमें। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे वाला देख लेंगे, हाथ वाले पे जो नंबर लिया वो और पैर वाले पे नंबर लिया हुआ था। हाथ और पैर की हेल्प से ये सर, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कार्टून बना हुआ है, पैर है नीचे, हाथ है और सर है। तो क्या करेंगे हम हाथ और सर की हेल्प से, हाथ और पैर की हेल्प से सर वाले नंबर को लाएंगे। तो हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाथ वाला जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 48 आ जाता है, ठीक है, और पैर वाला जोड़ेंगे तो 12 4 16 आ जाता है। 3 लाने के लिए भागी देंगे तभी 3 आएगा, घटाने उठाने से नहीं आएगा। 16 3 48, 3 बार कट गया, वही 3 यहाँ पे रख दिया। वही काम यहाँ पर करते हैं, 15 और 20 है, 15 20 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। अब बटे में इन दोनों को जोड़ लीजिए 7 से काटेंगे 5 बार, यही 5 इसमें दिया हुआ है, बस काम बन गया। इसका भी आंसर आप ही लोगों को कमेंट करना है, तरीका मैंने बता दिया है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अपने घर से निकलकर अन्या ने एक सड़क को पार किया। ये दिशा दूरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जान लेते हैं। दाहिनी साइड देखिए पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर। क्या करें, अपने घर से निकलकर अन्या ने एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वो बाएं मुड़ी और सीधी चली गई। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मान लीजिए कि ये सड़क थी, ठीक है, ये उसका घर था। अब सड़क आपकी ये वाली थी दिशा में, आपकी ये वाली दिशा में थी, या फिर आपकी चारों दिशाओं में हो सकती, ये वाली दिशा में थी सड़क, या फिर आपकी ये घर है तो ये नीचे वाली दिशा में थी। ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन ही में समझ में आएगा। कैसे कह रहे, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वो बाएं मुड़ी और सीधे चली गई। यदि वो अब पश्चिम दिशा में है, यानी कि वो सड़क पार करके अगर बाएं मुड़े तो किस कंडीशन में, अगर यहाँ पर है ये सड़क पार करके इस पर आई है जैसे यहाँ पर, तो दोस्तों अगर ये बाएं मुड़ती है, ये पश्चिम दिशा में ऑलरेडी मान लीजिए हमने बना रखा है,
बाएं मुड़ती है तो आप कहेंगे कि वो नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा में अब वो खड़ी है, तो ये पश्चिम दिशा कहाँ से, ये दक्षिण हो गई, तो ये वाली तो स्थिति होगी नहीं। अब इस स्थिति को देख लेते हैं, इस वाले को। अब मान लीजिए कि ये सड़क थी, सड़क पार करके ये चली गई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे थी। अब कह रहा है कि वो क्या कर रही है, वो बाएं मुड़ रही है, तो बाएं जब मुड़ी है तो ये इधर चलेगी, क्योंकि उत्तर दिशा में आप जानते हैं जिधर आपका बायां उधर ही उसका भी बायां होता है। जब बाएं मुड़ी तो इधर चलिए, अब पोजीशन उसकी यहाँ पे आ गई। अब ये पोजीशन आपकी पश्चिमी ही है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि सड़क पार करके वो बाएं मुड़ी तो वो पश्चिम दिशा में पहुंच गई, तो पश्चिम दिशा में पहुंच गई, यानी कि ये वाली आपकी ट्रिक, ये वाला जो फिगर परफेक्ट फिगर था, बाकी ये सब क्या था, गलत था। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा किसी किसी क्वेश्चन में, हालांकि कुछ दम नहीं होता है, प्रैक्टिस किया रहेंगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आगे तो कह रहा है तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, सड़क पार करने से पहले मान लीजिए सड़क नहीं पार की थी, तो ये आप किसी सड़क पे थी, यानी कि इस दिशा में थी, नीचे वाली दिशा में, तो नीचे दक्षिण होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में हमें कड़ियाँ जोड़नी है, उसके बाद एक करेक्टर में घुसना है, और आपका आंसर तुरंत आएगा, सेकेंडों में आएगा, टाइम नहीं लगेगी। कह रहा है कि अनन्या नाम की एक लड़की है। क्या कह रहा है कि ये जो अनन्या है, अनन्या नाम की एक लड़की है, अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। कह रहा है कि ये जो अनन्या नाम की एक है वो अवध का परिचय करा रही है, और किससे करा रही है, अवध का परिचय कह रही है कि अवध जो है मेरे पिता के पिता जिसका नाम राम है, ये भी लिख देता हूँ, मेरे पिता जिसका नाम राम है उसके इकलौते बेटे की बात कर रहा है। कह रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है, यानी ये जो अवध है वो मेरे पिता का एकमात्र बेटा है, एक ही बेटे हैं, यानी पुस्त जो है सिंगल चल रही है। कह रहा है अनन्या इस अवध का परिचय कराते हुए कह रहे कि वो जो है मेरे पिता राम के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा कौन है, अवध है। तो आगे क्या कह रहा है कि राम अवध का क्या लगेगा, राम जो है इस अवध का क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करेक्टर में घुसना है, या तो अवध में घुसिए या तो राम में घुसिए। आप राम में घुस जाइए। मान लीजिए कि आप राम है, आपका कोई एक बेटा है, ठीक है, उसका एक बेटा है। अब बताइए आपके बेटे का जो बेटा होगा वो क्या कहेगा आपको, फटाफट बताइए, आपका आंसर यहीं पे है। आपको वो क्या कहेगा, आप कहेंगे वो मुझको दादा कहेगा, और क्या कहेगा जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, एट द रेट आपका अर्थ गुणा, एंड का अर्थ भाग, बी का अर्थ माइनस, तो इतने का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा सेकेंडों में मैं बता देता हूँ। बी से देखिए, पहले इसी क्रम में तोड़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी से ब्रैकेट में कई होती है, छोटी होती है, मंजिला होती है, बड़ी होती है, और बार वाली होती है। इस क्रम में पहले बार, फिर छोटी, फिर मंजिला, फिर बड़ी, इस क्रम में ब्रैकेट को तोड़ते हैं। और ओ से ऑर्डर के रूप में या ऑफ के रूप में है, जैसे का की लगा हुआ है या स्क्वायर क्यूब के कड़ी के रूप में है, तो उसको तोड़ेंगे। फिर डी से आपका आता है, जैसे ये आपका ओ से हो गया, ये बी से हो गया। डी से आपका डिवीजन आता है, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, ए से आपका एडिशन आता है, एस से आपका सब्सट्रैक्शन आता है, यानी घटाना। इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। फटाफट करते हैं। चलिए यहाँ पे 7 है, 7 को हम लिख लेंगे जो कहते हो। 7 के बाद एट द रेट आप उसकी जगह गुणा लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद वी का अर्थ माइनस लिख लेंगे। उसके बाद 135 है, लिख लेंगे 135 को। उसके बाद एंड का अर्थ भाग कह रहा है, 5 दिया हुआ है। फिर एट द रेट ऑफ है, एट द रेट ऑफ का अर्थ गुणा कह रहा है। फिर 3 है, फिर एंड का अर्थ कह रहा है भाग है। फिर 9 है, फिर ए का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस है। फिर क्या है, ए के बाद 1 है। अब इसमें न ब्रैकेट है न ऑर्डर है, तो ये आपका बी ओ खत्म हो गया, बोर्ड मास का बचा डी एम ए एस। तो पहले डिवीजन इसको निपटा देते हैं। तो आपका कितना होगा, 5, देखिए तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 5 दूना के 10, और बचा कितना, 5 7 35, ये कटेगा पूरा, 27 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 9 से तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, बटे के रूप में लिख देते हैं 9 को, और ऐसे काट लेते हैं। 3 करने 3, 3 3 9, यानी 1/3 होगा। अब आपने भाग ले लिया, अब गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे, इसमें 14 हो जाएगा। एक लाइन लिख लेते हैं, 7 दूना के 14, 27, और ये गुणा यहाँ पर भी है 1/3 और प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा वाला एक तो निपटा दिए, 7 दूना 14 वाला, लेकिन ये आपका गुणा वाला मैटर रह गया। यहाँ पर भी ऊपर नीचे गुणे के मैटर में क्या कहते हैं, ऊपर नीचे काट लेते हैं। 3 9 27, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 9 माइनस है, और यह 14 और प्लस 1 आपका जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा। -9 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 6। आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन सी। चलिए अगला वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम में क्या होता है, जितने भी नाम रहते हैं उतना सर्किल ले लेते हैं। 4 ठो नाम है, देखिए नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल निकाय, 4 ठो नाम, 4 ठो सर्किल। वो तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, 4 ठो सर्किल का यूज़ करके सारे ऑप्शन है, तो 4 ठो नाम है, 4 ठो सर्किल। एक को नदी मान लेते हैं, एक को झील मान लेते हैं, एक को पहाड़ मान लेते हैं, एक को जल निकाय मान लेते हैं।
अब हमें करना क्या है, नदी का झील से संबंध देखना है, झील का पहाड़ से, पहाड़ का जल से, जल निकाय का नदी, यानी कहने का मतलब चारों का परस्पर एक दूसरे में संबंध देखना है। तो पहले चलिए नदी झील देख लेते हैं। देखिए नदी भी पानी के ही स्रोत होता है और झील भी पानी का स्रोत होता है, लेकिन झील अलग गुण वाली है, नदी अलग गुण वाली है, अलग चौड़ाई लंबाई वाली, झील अलग चौड़ाई लंबाई वाली, तो दोनों एक भिन्न होते हैं। ठीक है, भले ठीक है दोनों में जल पाया था, लेकिन दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इतना क्लियर है आपको। तो नदी अलग हो गई, झील अलग हो गया। अब चलते हैं पहाड़। पहाड़ क्या होता है दोस्तों, वो तो बिल्कुल भिन्न है। नदी उसमें तो जल का कुछ कन्फ्यूजन था, पहाड़ तो एकदम अलग थलग होता है क्योंकि ये पत्थर से बना होता है, तो पहाड़ को हम यहाँ का रख देते हैं। नदी से संबंध है। अब जल निकाय, देखिए जल निकाय, नदी और झील दोनों के दोनों जल निकाय होते हैं, लेकिन पहाड़ जल निकाय नहीं होता। तो हम जल निकाय के अंदर नदी झील दोनों को डाल देंगे, लेकिन पहाड़ को अलग रखेंगे। तो देखिए इस टाइप का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। आप सोचेंगे कि इसमें ऐसे बनाया, आप ऐसे बनाए, बात वही है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर ऐसे बनाए तब भी सही है, या फिर अगर आपका ऐसे बना दिया तब भी आपका सही है। दोनों फिगर, सिर्फ इसको क्या किया, क्षैतिज था, इसको ऊर्ध्वाधर कर दिया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 लड़कियां ABCDEF जी की ऊंचाई की तुलना की जाती है, यानी 7 लड़कियां हैं। कैट है 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां हैं जिनकी ऊंचाई की तुलना की जाती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है। डी की ऊंचाई 1 2 3 4, 4 लड़कियों से अधिक डी की ऊंचाई, यानी कम से कम तीसरे नंबर पर ये होगी। क्या होगी, डी तीसरे नंबर पर होगी। 4 लड़कियों से अधिक है, यानी उसके नीचे जो होंगी क्या होंगी, 4 लड़कियां होंगी। इतना क्लियर है। आगे, लेकिन वो सबसे लंबी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। सबसे लंबी तो पहले नंबर वाली ना होगी, तो 2 तो खुद उसके ऊपर अभी बची हुई है, तो कहाँ से सबसे लंबी होगी। तो क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, वो तो बात आपकी समझ में आई गई जाती, कहता नहीं कहता तब भी। आगे कह रहा है ए की ऊंचाई बी तथा एफ से अधिक है। अब आगे कह रहा है कि ए की जो ऊंचाई है, ए की ऊंचाई बी तथा एफ दोनों से अधिक है, बी से भी अधिक है और एफ से भी अधिक है। लेकिन इन दोनों की कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर भी एफ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब ए बी एफ को हम कैसे इस लाइन में रखेंगे वो समझ में भी नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि तथा एफ की ऊंचाई ई से कम है। अब साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो ये एफ की ऊंचाई है वो क्या है, ई से भी कम है, ई से कम है। एफ की ऊंचाई ई से कम है। आगे कह रहा है ए की ऊंचाई डी से कम है। अब देखिए यहाँ से इसको हम ले जाकर के सेट करें। कह रहा है कि ए की जो ऊंचाई है, ए की ऊंचाई इस डी से क्या कम है, यानी नीचे है। या हो सकता है कि ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि ए को यहीं पे मान लेते हैं। चलिए ए को हमने यहाँ पर मान लिया, और उसके बाद कह रहा है बी और एफ दोनों से इसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है। इस तरीके से बी एफ को भी हमने रख दिया। क्या कह रहा है, ए की ऊंचाई बी एफ दोनों से अधिक है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो ई की ऊंचाई है वो क्या है, इस एफ से अधिक है। अब ई की पोजीशन जो है हो सकता है कि यहाँ पर हो और ए बी एफ ऐसे हो, ए बी एफ हो सकता है कि ये ई जो है जा करके ऊपर कहीं सेट हो, इस पोजीशन पर भी या इस पोजीशन पर भी। अब ये कन्फर्म चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कुछ चीज़ें कन्फर्म नहीं है, देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है जी की ऊंचाई सी तथा डी दोनों से अधिक है। अब जी की ऊंचाई कह रहा है, जी की ऊंचाई सी तथा डी, सी तथा डी दोनों से, यानी इन दोनों से अधिक है। अब सी जरूर नहीं कि यहाँ पे हो, सी की पोजीशन यहाँ सबसे नीचे भी हो सकती है। ऐसे थोड़ा ना जी कह दिया सी और डी से अधिक है ऊंचाई, तो कहीं पर भी उसकी पोजीशन हो सकती है। और जी यहाँ पर भी हो सकता है, जी यहाँ पर भी हो सकता है। तो बात पल्ले अभी नहीं पड़ रही है, ये सारी कंडीशन इतनी सारी बनी हुई है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, जी दूसरे सबसे लंबा हो सकता है। अब जी मान लीजिए कि अगर यहाँ पर रख दिया हमने, ऐसी कंडीशन बनेगी जी यहाँ पर भी हो, तो वो दूसरा सबसे लंबा होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी इसकी बात में दम है। तो इस सही को हमें चुनना नहीं है, इसलिए इसको हम गलत काट देंगे। आगे कह रहा है जी 5वीं सबसे लंबी हो सकती है। अब मुझको ये बताइए, जब पहले ही कह दिया कि जी दूसरे सबसे लंबी हो सकती है, जब हमने प्रूफ भी किया है कि यहाँ जी हो सकता है कि यहाँ पर हो, यहाँ पर, क्योंकि वो डी से लंबा कह रहा है, डी से लंबा जी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हो सकता है तो फिर अब 5वां सबसे लंबा कैसे होगा, 5वें के लिए तो अब नीचे ना आएगा, तो नीचे कैसे आएगा, डी ऑलरेडी 5वें स्थान पर मौजूद है। तो जी जो है डी से हर हाल में ऊंचा ही ऊंचा है, तो कहाँ से हो सकता है। तो ये आपका गलत है और हमें गलत ही को चुनना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को समझाने में दोस्तों टाइम लगती है, वरना टाइम नहीं लगेगी सॉल्व करने में। कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म। क्या कह रहा है कि सभी कारें 4 पहिया वाली होती है। इसमें क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सभी कारें, मान लीजिए कि ये कार है, सभी कार को कह रहा है कि 4 पहिया वाली होती है। अब ये 4 पहिया वाले के अंदर हम इसको डाल लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि सभी 4 पहिया वाली वाहन होते हैं, और ये सभी 4 पहिया वाले को हम वाहन के अंदर डाल देंगे। सिंपल सी ट्रिक होती है, सभी का सभी अंदर वाला बाहर वाला हो सकता है, यानी सभी कार
चार पहिया हो सकती हैं, सभी कार वाहन हो सकते हैं, सभी चार पहिया वाले वाहन हो सकते हैं, लेकिन सभी वाहन चार पहिया वाले नहीं हो सकते, सभी वाहन कार नहीं हो सकते, या फिर जो है सभी चार पहिया वाले कार नहीं हो, यानी कि अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला हो सकता है, लेकिन बाहर वाला सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, कुछ होगा। जैसे कहे कि चार वहाँ पहिया वाहन वाले कुछ कारें हो सकती हैं, कुछ चार पहिया वाले कारें हो सकती हैं, ऐसे कुछ कुछ वाहन कार हो सकती है, यानी कुछ का वहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका सही होगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, मिलाते हैं। कह रहा है सभी कारें वाहन है, सभी कार कहाँ है, अंदर है, और कह रहा है कि बाहर वाली है, ये तो आंख बंद करके सही हो जाएगा, सभी कारें वाहन है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ वाहन चार पहिए वाली होती है, कुछ वाहन यानी बाहर वाला कह रहा है कि कुछ अंदर वाला हो सकता है, तो मैंने कहा बाहर वाला कुछ अंदर वाला हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ ही कह रहा है, तो कुछ जब कहे तो इसको भी हम सही, दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष सुन करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 7 डिब्बे LMNP एक के ऊपर रखा गया, यानी कि 7 ठो डब्बे एक के ऊपर एक तहबत्ता रखे हुए हैं। जैसे 7 डब्बे का मतलब जैसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से 7 डब्बे तहबत्ता एक दूसरे पर रखे हुए हैं। कह रहा है किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं, जैसे मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे नहीं है, बल्कि आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से सेट करना है। कह रहा है एल स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर है, यानी 5वें स्थान पर कौन है, एल है, एल को हम रख देंगे नीचे से 5वें, 1 2 3 4 5, बस आपको नीचे से 5वें स्थान पर एल को रखना है। आगे क्या कह रहा है, एम जो है एल के ठीक ऊपर है, यानी एम यहाँ पर होगा, एल के ठीक ऊपर है। तो आगे कह रहा है ओ और एल के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं। क्या कह रहा है, एल और ओ के बीच में, अगर ओ को हम यहाँ पर रखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक ही डब्बा आएगा, तो हमें नीचे ओ को सेट करना पड़ेगा, तब ना सेट होगा। चलिए नीचे सेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एल और ओ के बीच में कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे। ओ को जब हम यहाँ पर सेट करेंगे तभी 1 2 3 डब्बे एल और ओ के बीच में आएंगे, सेट होता जा रहा है ना। आगे क्या कह रहा है, पी और एन के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, पी और एन। अगर दोस्तों किसके बीच में कह रहा है, पी और एन, एन यहाँ पर कहीं जिक्र किया है, नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है पी और एन के बीच में केवल 2 डब्बे, यहाँ पर 2 डब्बे ऐसे होंगे, हो सकता है कि एन ऊपर हो और हो सकता है कि पी नीचे हो। ये 2 कंडीशन बन सकती है, ये वाली भी, ये वाली कौन बनेगी अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे पढ़िए। आगे कह रहा है एन जो है क्यू के ठीक ऊपर, एन जो है क्यू के ठीक ऊपर है, एन जो है क्यू के ठीक ऊपर है। अब हमें यहाँ पर भी सारी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, तो अभी आगे और पढ़िए, यहाँ पे कुछ सेट नहीं हो रहा है। आगे कह रहा है पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, पी एन के ठीक ऊपर किसी एक स्थान पर है। यहाँ पर एन की कहीं स्थिति तो है नहीं, तो हम करेंगे क्या, देखिए अब समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि P और N के बीच में 2 डब्बे हैं, P और N के बीच में। सपोज कीजिए मैं P को यहाँ पर रखूँ, यही जगह है 1 2 3 4, इसी जगह पर रखना है हर हाल में। कहीं P को मैं यहाँ पर रखूँ तो N को यहाँ पर रखूँगा तो बीच में 1 डब्बे आएंगे, बात नहीं बनेगी। चलिए एक कंडीशन ये देख लिया आपने, अगर यहाँ पर P को मैं रखूँ और N को मैं क्या करूँ यहाँ पर रखूँ, तब बात बनेगी। तब दोस्तों क्या होगी, बात बनेगी। क्या बात बनेगी ये बताएं मुझको। यहाँ पर कह रहा है कि P और N के बीच में 2 डब्बे, तो 2 डब्बे ML आ जाएंगे। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि N जो है Q के ठीक ऊपर है, तो अब ये बात यहाँ पे बिगड़ गई, क्योंकि Q के लिए यहाँ पे M ऑलरेडी मौजूद है। Q को जब यहाँ पर रख दिया तब ना N उसके ठीक ऊपर होगा, तब क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। तब आपको करना है N को नीचे डाल देना है, N को नीचे डाल देना है, P को ऊपर डाल देना है। अब हम Q को यहाँ पर रखेंगे तभी N क्या होगा, ठीक उसके ऊपर होगा। एक तो जगह बची है, एक बंदा बचा है, E यहाँ पर रख दीजिए, बात आपकी बन चुकी है। कह रहा है कौन सा डब्बा नीचे से छठे स्थान पर है, नंबरिंग मैंने पहले ही ऑलरेडी कर रखी है, M। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन है, अब मजा आने वाला इस क्वेश्चन को करने में। है तो कैलेंडर का ही क्वेश्चन, लेकिन ज़बरदस्त है। कुछ कविता मैं आपको याद दिलाऊंगा। क्या, अप्रैल नवंबर जून सितंबर मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी जो बचा वो सब 31। देखिए कविता याद कीजिए, 28 दिन की फरवरी और लीप अगर ईयर है तो 29 दिन की। अप्रैल नवंबर जून सितंबर मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। इस कविता को अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी भी दिन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 28 का होता है, कौन सा 31 होता है, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। एक बार और रख लीजिए, अप्रैल नवंबर जून सितंबर मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। चलिए अब निपटाते हैं। कह रहे यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हम देखते हैं, एक तरीका ये होता है कि जैसे 31 दिसंबर से, जैसे 2015 है, सेम डेट सेम महीना, अगर 31 दिसंबर 2016 की बात करता, 2016 की, तो हम आँख बंद करके कहते भैया इसमें 1 प्लस जोड़ दो, यानी गुरुवार है तो
आपका शुक्रवार हो जाएगा अगला दिन। लेकिन एक चीज़ और चेक करना है, बस इतने से नहीं बात बनेगी। अब हमें ये देखना है कि आगे पीछे वाले में कोई लीप ईयर तो नहीं शामिल है। 2016 लीप ईयर होता है, 4 से काट के देखिए, 4 से कट गया तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर जब है तो उसमें हम देखेंगे फरवरी क्रॉस कर रहा है, 31 दिसंबर जब जा रहे हैं तो फरवरी क्रॉस करेगा, उस कंडीशन में 2 प्लस करेंगे, यानी कि गुरुवार में 2 प्लस करेंगे तो आगे चलेंगे, गुरुवार के बाद शुक्रवार और उसके एक दिन बाद आपका शनिवार हो जाएगा। तो अगर लीप ईयर है तो 2 प्लस करेंगे, अगर आपका नॉर्मल ईयर तो 1 प्लस करेंगे। सेम डेट सेम महीना रहेगा, सिर्फ साल भर का एक चेंज रहेगा, यानी ईयर में 1 साल का चेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है, यहाँ पर 1 साल का अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2016 के बजाय 2019 का निकालेंगे। बाकी 1 साल जो आगे का बचा है 1 जुलाई 2020 को न पूछ रहा है तो उसको हम महीने को फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पर अगर 2015 से 2019 को जाते तो 2015 से 16 में गए 1 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर अभी चेक किए थे तो 2 जोड़ेंगे। फिर 2016 से 17 में गए 1 जोड़ेंगे, 17 में 18 में 1 जोड़ेंगे, 18 से 19 में गए 1 जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया 5। पहले क्या हुआ, साल जो 2015 से 2019 तक पहुंचने में 31 दिसंबर से 31 दिसंबर हमें क्या दिन में 5 जोड़ना है, लेकिन अभी हल नहीं हुआ क्योंकि 1 जुलाई 2020 को ना पूछ रहा है, 1 जुलाई 2020 को पूछ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए, अब दिसंबर के बाद जनवरी में शामिल हो गए। अब जनवरी में देखेंगे कितने की होती है, आप कहेंगे 31 की होती है, तो 31 में हम 7 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा वही लिखते जाएंगे। 7 चौको 28, 3 शेष बचा, इसमें 3 जोड़ेंगे। कैसे इशारे करते जाएंगे, जो शेष बताया जाएगा रिमाइंडर वही हम करेंगे। फिर जनवरी के बाद फरवरी 2020 है, 2020 लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 की होती है, 7 से काटेंगे 28, 1 बचेगा। फिर दोस्तों फरवरी के बाद मार्च, तो अभी मैंने इसीलिए यहाँ पर अप्रैल नवंबर जून सितंबर वाला डायलॉग मैंने सुना दिया कविता कि ये 30 की होती है और 28 की, फरवरी 29 की होती है, बाकी सब 31 का होता है। तो बस उसी से मैं लिखता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जनवरी फरवरी हो गई, मार्च दोस्तों 31 का होता है, उसमें शेष बचेगा 3। फिर दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, उसमें बचेगा शेष 2। अप्रैल के बाद मई 31 की होती है, इसमें बचेगा 3। मई के बाद जून 30 का होता है, उसमें बचेगा 2। उसके बाद जुलाई का जो ये एक दिन है उसको भी हम ऐड कर देंगे। अब 1 जुलाई तक हम पहुंच चुके हैं, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 6 2 8 8 3 11 12 12 3 15, कितना हो गया 15। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं हुई। 5 जो आपका ये साल वाला जो था उसको भी हम इसी में अब ऐड कर देंगे। ये टोटल शेष दिनों की संख्या आपकी 20 हो गई। अब क्या करेंगे, 20 जोड़ करके गुरुवार में निकालेंगे तो गिनते ही जाएंगे, नहीं 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 दूना के 14, जो रिमाइंडर बचा 6 उसको ले लीजिए और इस 6 को हम क्या करेंगे गुरुवार में प्लस करेंगे। तो गुरुवार के बाद 6 देखिए उंगली पे गिन लीजिए, चाहे अगर आप प्रैक्टिस है तो वैसे भी आप फटाफट कर सकते हैं कि बुधवार आएगा, 6 दिन बाद बुधवार आएगा, क्योंकि गुरुवार है ना, 6 जोड़ेंगे तो गुरुवार से एक दिन पहले आकर के रुक जाएंगे, गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार आता है। बस वो क्या आंसर। नेक्स्ट, मजा आई कि नहीं आई, थोड़ा सा लेंदी हुआ लेकिन मजा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी मजा आने वाली है। क्या कह रहा है कि 4:15 PM बजे 5 PM बजे के बीच किस समान घड़ी की सुइयाँ, ये समान नहीं है समय है, किस समय घड़ी की सुइयाँ समकोण बनाएंगी। कहने का मतलब ये है कि 4:15, यानी कि यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे अगर 5 है तो ये घंटे वाली सुई ये है, यानी कि 4:15 और 5 बजे के बीच कब जो है घंटे और मिनट की सुइयाँ। अगर मान लीजिए 4:15 हो रहा है तो 4 से थोड़ा सा आगे घंटे वाली होगी और मिनट वाली सुई 3 पे होगी। तो देखिए आप जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटे में ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 2 घड़ी की सुइयों के बीच घंटे और मिनट कम से कम 3 घंटे का गैप रहेगा, तभी आपका क्या मामला होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जब मिनट वाली सुई 3 पे है तो यहाँ पर तो 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री हो रहा है, तो अब यहाँ पर मिनट वाली सुई आगे आएगी, आगे जब आएगी आगे तो कम से कम अगर ये 4 पर है तो मिनट वाली सुई 7 पर जब तक नहीं आएगी तब तक 4 3 7 3 घंटे का गैप नहीं होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं। तो 90 डिग्री का कोण देखिए कहीं कहीं कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ 2 बनता है और कहीं कहीं 1 बनता है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही समकोण बनेगा, लेकिन यही 4 और 5 बजे के बीच कहता तो 2 समकोण बन जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनट 12 पर होती और दोस्तों मिनट वाली सुई अगर 1 पर आ जाती और घंटे वाली 4 पे, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होता समकोण बन जाता। लेकिन यहाँ पर 4:15 और 5 के बीच में कहा है तो सिर्फ एक समकोण बनेगा, यानी 4 और 7 वाला दिमाग में डालिए, उस हिसाब से बनेगा। अभी परफेक्ट टाइम नहीं मैं बता रहा हूँ, बस एक मैं ये लगा रहा हूँ कि अप्रॉक्स इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब चलिए सिंपल सा सूत्र है, इतना थोड़ा ना कुछ करना है, ये तो बस समझा रहा था मैं। सिंपल सा सूत्र होता है, हमें सिर्फ मिनट निकाल देना है। घंटा तो ऑटोमेटिकली जो कम वाला है, जैसे 4:15 और 5 बजे के बीच 4:15 कह रहे हैं ना, 4 घंटा ले लेंगे हम। 4 देखिए सब में 4 है, 4 PM 4 PM 4 PM, तो 4 जो कम वाला रहेगा समय उसी को हम निकाल लेंगे, उसका घंटा वाला। अब हमें सिर्फ मिनट निकालना है। मिनट बराबर आपका होता है 2/11, 2/11 30 × H, 30 × H प्लस माइनस थीटा,
तो क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे समझिए, 2/11 रहने देंगे। और दोस्तों एच क्या है, 4 घंटा जो आपने लिया है ये 4 बजे वाला, उसी को हम गुणा करके लिख देंगे। तो 4 × 12 120 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कह रहा है, समकोण कहेगा तो 90 डिग्री लगा। अब यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए मिनट वाली सुई क्या कर रही है, ये आगे बढ़ जा रही है, किससे, 4 और 5 से आगे बढ़ जा रही है। मिनट वाली सुई 4.25 पर थी तो समकोण बना नहीं रही थी, जब तक ये 7 पर नहीं जाएगी। तो 7 पर जब पहुंची तो 4 और 5 दोनों से आगे क्रॉस कर गई, तो हम प्लस वाला चिन्ह लेंगे। अब माइनस वाला कब लेते हैं, जब जितने बजे कह रहा है उससे पहले अगर हो जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 5 पर अगर मिनट वाली सुई रहती है और ये 4 पर रहती है, उस कंडीशन में हम माइनस वाला लेते हैं। तो प्लस माइनस इसीलिए लिया जाता है कि जहाँ पे 2 कोण निकालना रहेगा तो 2 कोण भी निकल जाएगा, जहाँ पे 1 कोण है तो 1 कोण निकाल लेंगे अपने समझ से। तो यहाँ पे प्लस वाला रूल लगा देते हैं, 132 में 90 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, यानी कि 210 का 2 में गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। अब बटे में 11, 11 × 33, 33 और 9 42, 11 × 88, 2/11, यानी 4 बजे तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 4:38 सही, 2/11 मिनट पर क्या होंगी, घंटे और मिनट की सुइयां समकोण बनाएंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मजा आ गई होगी, आई कि नहीं। नेक्स्ट क्या करें, नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण वाले त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब भाई त्रिभुज है कितने, समकोण का मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक कोण हर हाल में 90 डिग्री का होना चाहिए। कैसे पता करेंगे इस फिगर में, चलिए देखते हैं। इसमें तो साफ साफ कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, जैसे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो रहे हैं, 2 ठो समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक चीज़ ये है। और एक त्रिभुज आपको ये आपको दिख रहा है कि ये भी आपका क्या 90 डिग्री है और ये भी त्रिभुज आपका 90, 4 ठो तो इसे मिल चुका। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा हो रही है बच्चों को, मैं बता देता हूँ, वो कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर देता हूँ। 4 आपने काउंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, मैं कहूँ कि बिल्कुल गलत है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा ये तिरछा एहसास नहीं हो रहा है, वो ऐसा फिगर बना दिया, एक तरफ जब 79 डिग्री है तो दूसरी तरफ 101 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा, ये बताइए। ये कोण देखिए, ये वाला 180 में से 79 घटे 100, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है, तो कहाँ से 90 डिग्री होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, तो सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो समकोण बनाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर थोड़ा कमेंट कीजिए, देखिए हो रहा है। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस तरीके से डाइस है, अगर उसको बंद किया जाए तो कौन सा फिगर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीधी सीधी रेखा में कैसे काम करता है कि पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट, और अगल बगल जो होता है जैसे 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसमें क्या, जब इसको बंद किया जाता है, जब मोड़ करके इसको बंद करके एक डाइस बनाया जाता है, तो पहला तीसरे के अपोजिट चला जाता है, दूसरा चौथे के अपोजिट, और 5वां 6ठा जो अगल बगल रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। इस तरीके से वो वर्क करता है ओपन डाइस जब क्लोज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप आते हैं क्वेश्चन में, तो ये जो होगा ये बंद करने पर इस एरो के पीछे चला जाएगा, यानी जहाँ पे स्टार होगा वहाँ एरो नहीं होनी चाहिए सामने से देखने पर, और जहाँ ये स्टार एरो होगी वहाँ पे स्टार टाइप ये जो फुल वुल जो भी है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सर्किल इसके विपरीत है तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और ये एक दूसरे के। अब चलिए अब ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पे एरो है उसके बगल में स्टार है, कैसे होगा, वो तो उसके विपरीत होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर स्टार है, ये भी एक दूसरे के जब विपरीत होता है तो दोस्तों उसके नीचे ना होगा कहीं छिपा हुआ, तो फिर कहाँ से सामने दिखेगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सर्किल है, सर्किल के बगल में ये व्हाइट दिया हुआ है, जबकि सर्किल के अपोजिट व्हाइट है, लेकिन हो सकता है कि ये वाला व्हाइट ना होकर के ये दोनों भी तो व्हाइट है, उन दोनों में से कोई हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी मुझको ठीक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरो है, एरो के बगल में स्टार है नहीं, तो बात ये भी ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एरो है, एरो के बगल में स्टार नहीं है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। यहाँ पर वाइट है, अब देखिए वाइट के अपोजिट एक सर्किल वाला है, जो आपका ये बाहर वाला दिख रहा है, एक तो ये है सर्किल वाला और वाइट एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे सर्किल वाला तो है नहीं। चलिए बात तो यहाँ पे बन रही है, लेकिन दोस्तों ये मुझको बताइए, वाइट भी तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाइट एक दूसरे के अपोजिट है, तो हो सकता है कि ये दोनों भी वही हो जाए, तो यहाँ पर भी यानी इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, और ये मैं आप ही पे छोड़ूंगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा जब आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप कमेंट कर देते हैं, अगर आपका आंसर सही हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको बताऊंगा, उसी कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगे, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।